एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पहले वाले वीडियो में सिंपल पेपर ही करवाया था, जिसमें हमने टोटल 1 से 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया था। आज इसी में हम आपको आगे सेक्शन बी की तरफ लेके चलेंगे क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 4 सेक्शन आपको मिलने वाले हैं, क, ख, ग और घ। क वाले में हमारे सबसे पहले 20 जो थे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब हमारा खंड ख है जिसका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कौन से ऐसे सामाजिक कारण हैं, ऐसे कौन से सामाजिक कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति पर विषय का चुनाव करने का दबाव होता है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमारा कहता है कि ऐसे कौन से समाज के अंदर फैक्टर या कारण बन जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति पर विषय का चुनाव करने का दबाव होता है, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर उसको चूज करने का प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है नौकरी का बाजार। नौकरी का बाजार कहने का यहाँ पे मतलब है कि कई बार लोग जो होते हैं वो समाज में बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास सही तरीके से उनके जीविका को चलाने के लिए, धन को कमाने के लिए उनके पास नौकरी नहीं होती। तो ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है जिसके कारण व्यक्ति पे विषय का चुनाव करने का सब मतलब कि दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। अब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को भी समझना जरूरी है। समाज में जो लोगों की आर्थिक स्थिति होती है, क्योंकि आपको पता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान तो नहीं देखा जाता, उनकी एक समान स्थिति नहीं होती, वो एक समान पैसे नहीं कमाते। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि लोगों पे मतलब कि विषय के चुनाव करने का प्रेशर बन जाता है। इसके अलावा लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और इसके साथ साथ परिवार, ये लिंग और परिवार भी एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है कि लोग अपने विषय के चुनाव करने के प्रेशर में आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों को कैसे परिभाषित करता है। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों को कैसे परिभाषित करता है, इसे समझ लीजिए। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की जो जरूरत होती है वो सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करता है। किसी भी देश, राज्य, समाज या हम घर की ही बात क्यों न करें, अगर हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये हमारे सरकार के नीति नियमों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, राजनीतिक नियमों के ऊपर निर्भर करता है, साथ ही साथ परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी यह प्रभावित होता है। अब नौकरी का जो बाजार है ये हमारी इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे फैमिली का, हमारे परिवार का, हमारे समाज में किस प्रकार का प्रभाव है, किस प्रकार की इज्जत उन्हें प्राप्त हो रही है। तो इससे जो नौकरी का बाजार है वो अर्थव्यवस्था की जरूरतों से प्रभावित होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि इको वाला सिस्टम जो है इसमें कहीं ना कहीं सरकार के बनाए गए नीति नियम का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, राजनीति के अंदर बनाए गए नीति नियमों का भी बहुत योगदान होता है। साथ ही साथ परिवार का हमारे समाज में किस प्रकार से स्थिति है, किस प्रकार की इज्जत है, किस प्रकार के जीवन को हम अपने समाज में जी रहे हैं, ये भी इन सभी मुद्दों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 23 हमारा कहता है सामाजिक समूह और अर्ध समूह में आपको अंतर बताना है कि सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए, एक तरफ हमारा सामाजिक समूह है और एक तरफ हमारा अर्ध समूह है। अब सामाजिक समूह में क्या होता है, इसके सदस्यों में मतलब सामाजिक समूह के अंदर रहने वाले लोगों के आपसी संबंध होते हैं, ये आपस में रिश्तेदार होते हैं। अर्ध समूह में क्या होता है कि समूह एक समुच्चय अथवा समायोजन होता है जिसकी संरचना अथवा संगठन की कमी होती है। इसमें जरूरी नहीं है कि सभी नातेदार हो, मतलब समुच्चय होता है, ग्रुप होता है, लोग होते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर क्रियाकलाप है वो सही नहीं होता, संगठन की तरह ये काम नहीं होता, इसके नीति नियम कानून इसके अंदर नहीं होते। तो ये सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बीच का पहला अंतर था। दूसरा हमारा कहता है सामाजिक समूह में व्यक्तियों में
एकत्रता नहीं बल्कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं। अब देखिए सामाजिक समूह में क्या होता है कि व्यक्तियों में एकत्रता नहीं, व्यक्तियों का झुंड नहीं होता, बल्कि ये एक लोग दूसरे लोग के साथ रिश्तेदारी में होते हैं, संबंध के साथ जुड़े होते हैं। और अर्ध समूह में समुच्च जो है वो सिर्फ लोगों का ही जमावड़ा होता है, भीड़ होता है, जो एक समय के लिए एक स्थान पर एकत्र होते हैं। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन की बात कर ले, मेला की बात कर ले, ये सब इसका उदाहरण है, जिसका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता, लेकिन वो एक जगह इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी आपका दिया गया है, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मेला इत्यादि, ये इसके उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। अब हम इसके तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब तीसरे पॉइंट में आपको देखना है सामाजिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना मतलब कि एकता की भावना पाई जाती है। इस कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि हमदर्दी के कारण, प्यार के कारण, ये सब उनके अंदर की भावना है। लेकिन अर्ध समूह में क्या होता है कि किसी परिस्थिति के कारण, किसी स्ट्राइक के कारण, किसी आंदोलन के कारण, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, मेला में लोग जमा होते हैं। उसमें हो सकता है कि एक समान आयु के लोग हों, एक समान लिंग के लोग हों, तो ये जमा होते हैं, लेकिन इसमें हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसमें प्रश्न के बदले में आपको अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि भूमिका स्थितिकरण जो होता है या स्त्रीकरण जो होता है, वो समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। सामाजिक भूमिका और परिस्थितियों को अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय, मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, उसके रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। यह महसूस किया गया है कि व्यक्ति उन अपेक्षाओं को समझने लगता है जिसको संस्कृति में सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है। वह उन भूमिकाओं को उसी प्रकार निभाता है जिस प्रकार के उसको परिभाषा या फिर उसको समझाया जाता है। तो यहाँ पे भूमिका को आपको दो उदाहरण के रूप में समझाना है। तो देखिए, हम हमारे समाज में हम शुरुआत से देख रहे हैं, मतलब आप इसे रूढ़िबद्ध कह लीजिए या फिर हमारा पिछड़ापन कह लीजिए। हमारे समाज में यही बताया जाता है कि पुरुषों का काम जो होता है ना, वो बाहर जाके कमाने का होता है और महिलाओं का काम घर देखने का होता है। तो इसमें भूमिका के उदाहरण में आप पुरुष कमाने वाले रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। पुरुष शुरुआत से, रूढ़िबद्ध कहने का मतलब है जो हमारी परंपराएं चलती आ रही है, उसी को निभाने में पुरुष जो है वो काम करते हैं। और महिलाओं को घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिका को निभाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ यही समाज में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, वो घर को कामकाज को देखेंगे, जो पुरुष हैं वो बाहर जाके काम करेंगे। तो ये भूमिका के दो उदाहरण आपको यहाँ पे लिखने हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा कहता है, यह सुस्पष्ट होना चाहिए कि एक आधुनिक जटिल समाज में, जैसा कि हमारा समाज है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है। एक स्कूली छात्र के रूप में आप अपने अध्यापक के छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक, बस चालक के लिए यात्री, सहोदरों के लिए भाई बहन, डॉक्टर के लिए आप मरीज हो सकते हैं। तो परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पे देखिए, परिस्थिति जो है ना, वो समाज या एक समूह की एक ऐसी स्थिति है, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक समूह में ऐसे कई स्थितियों का अधिकार रखता है। एक डॉक्टर जो होता है वो एक पिता भी होता है, एक भाई भी होता है, एक पति भी होता है। तो उसे अपने समाज में कई प्रकार के रिलेशनों को दर्शाना पड़ता है, कई प्रकार की परिस्थितियों को अपने समाज में दिखाना होता है। उदाहरण के लिए, एक स्कूल के छात्र के रूप में अपने अध्यापक के छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक, मतलब कि जो राशन वगैरह का दुकान होता है, बस चालक के लिए वह यात्री हो सकता है, सहोदरों के लिए वो भाई बहन हो सकता है, और डॉक्टर के लिए वो मरीज हो सकता है। तो कहने का मतलब है, एक ही व्यक्ति यहाँ पे कई सारी भूमिकाओं को निभा रहा है। यदि आप छात्र हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी के पुत्र नहीं हैं। आप अगर किसी के पुत्र हैं तो किसी के भाई भी होंगे। अगर आप किसी के भाई हैं तो आप किसी के बॉयफ्रेंड भी होंगे। अगर आप लड़की हैं तो आपका बॉयफ्रेंड होगा, आप लड़के हैं तो आपका गर्लफ्रेंड होगा। तो आप एक ही साथ कई सारे रिश्तों को निभा रहे होते हैं। यहाँ पे आपके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक समूह के 4 विशेषताओं को बताना है। अब प्राथमिक समूह इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पूछा ही जाता है, प्राथमिक समूह क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, प्राथमिक समूह की 4 विशेषताओं को बताइए। तो प्राथमिक समूह के विशेषता में सबसे पहले नंबर पे आता है कि समूह की लघुता,
छोटे छोटे होते हैं, नजदीक होते हैं। समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, वो छोटे होते हैं। शारीरिक समीपता मतलब वो रिलेशन में भाई बहन चाचा किसी न किसी तरीके से खून के रिश्ते में जुड़े होते हैं। इसके अलावा संबंधों में निरंतरता, उनका संबंध ना काफी पुराना होता है और वो आगे भी चलता जाता है। समान उत्तरदायित्व मतलब अब प्राथमिक समूह के अंदर रहने वाले सभी लोगों को एक समान कार्यभार को सौंपा जाता है, किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं। तो यहाँ पे आपका ये 24वां प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न हमारा कहता है, परिवार किस तरह से लिंगवादी होता है? VVIP रहेगा ये प्रश्न। परिवार किस प्रकार से लिंगवादी होता है? लिंगवादी कहने का मतलब कि पुरुष को ज्यादा और महिला को कम समझना, यही लिंगवादी होता है। तो देखिए, परिवारों में यह मान्यता आम है कि लड़का बुढ़ापे का सहारा होता है। ज्यादातर हमारे मम्मी पापा यही समझते हैं कि जो लड़का है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि लड़की तो शादी करके चली जाएगी, हमारे पास लड़का ही बुढ़ापे में रहेगा और वही हमारा सहारा बनेगा। आज भी ऐसा हो रहा है कि लड़कियों की उपेक्षा की जाती है, लड़कियों को कम समझा जाता है, उन्हें लड़कों जितना सुविधा भी नहीं दिया जाता। कन्या भ्रूण हत्या आज भी हो रहा है, महिलाओं लड़कियों को पेट में ही मार दिया जा रहा है। तो ये सब ऐसे कारण है जिसके कारण से आज भी हम कह सकते हैं कि परिवार जो होता है, फैमिली जो होता है, वो लिंगवादी होता है। अब यहाँ पे हम 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 26 हमारा कहता है, आवास के आधार पर परिवार कौन कौन से प्रकार के होते हैं, विस्तार से बताइए। आवास के आधार पर, आवास कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जहां रहता है उसके आधार पर। तो देखिए, आवास के आधार पे अगर बोला जाए तो परिवार यहाँ पे दो प्रकार का आपको बताया गया है, पितृस्थानिक और मातृस्थानिक। लेकिन ये इतना लिखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे नोट भी बताया गया है। छात्रों द्वारा ये जो संबंधित दो प्रकार है, इसको विस्तार से लिखने पर ही उनको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो पितृस्थानिक मतलब पिता के स्थान पर ही आगे के वंश को रहना, वो पितृस्थानिक कहलाता है। और मातृस्थानिक मतलब कि लड़कियों की शादी होके उसका पति माता के घर पे जब आना शुरू हो जाए और माता के घर पे ही रहना शुरू हो जाए, तो वो मातृस्थानिक परिवार कहलाता है। तो आपको इसको थोड़ा सा डिटेल्स में एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, विद्यालय किस प्रकार छात्र का समाजीकरण करता है? जो विद्यालय होता है, जो स्कूल होता है, वो किसी भी स्टूडेंट का किस प्रकार से समाजीकरण करता है, इसको भी समझना जरूरी है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 27 हमारा कहता है, विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि विद्यालय में जो भी आप चीजों को पढ़ते हैं, छात्रों को या छात्राओं को जो भी चीज सिखाता है, उसमें कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी हमें उसे पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल देके उसे समझाते हैं। यहाँ छात्र को पढ़ाई के साथ साथ समाज में कैसे व्यवहार करना है, अपने से बड़ों के साथ कैसे बातें करनी है, समाज में कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, ये सारी चीजें भी सिखाया जाता है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती है जिससे छात्र विभिन्न प्रकार के कौशल अर्थात स्किल्स को सीखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो विद्यालय में किसी भी छात्र को समाजीकरण करने के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है, जन माध्यम हमारे जीवन का किस प्रकार से हिस्सा बन चुका है? जन माध्यम जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जन माध्यम हमें देश और दुनिया से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी कारण से हम आज पूरे देश या दुनिया के साथ जुड़ते हैं। वैश्वीकरण हुआ है, पूरी दुनिया एक छत के नीचे आई है। ये दुनिया को डिजिटल माध्यम से नजदीक ला देते हैं। आज आपने देखा होगा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ये सभी क्या है? ये डिजिटल माध्यम है जिसके माध्यम से लोग बहुत नजदीकी फील करते हैं। ये दूर बैठे लोगों के पास होने का एहसास करा देते हैं। मतलब आदमी कहीं भी बैठा हो, जब हम उसके साथ वीडियो कॉल करते हैं और फेस टू फेस देख के बात करते हैं तो ऐसा फील होता है कि वो व्यक्ति हमारे पास बैठा हो। ये हमें हमारे काम करने में भी मदद करता है, इंफॉर्मेशन, न्यूज या किसी प्रकार की जानकारी को तुरंत प्रदान करता है। तो ये जन माध्यम जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, इसको आपने समझ लिया। 29 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, कानून एवं प्रतिमान में अंतर बताइए। ये भी आपका VVIP रहेगा। कानून और प्रतिमान के बीच में अंतर को हमें जानना जरूरी है। तो समझ लीजिए, एक तरफ हमारा कानून है और एक तरफ हमारा प्रतिमान है। पहले नंबर पे है कानून स्पष्ट नियम है। कानून जो है वो स्पष्ट नियम है और प्रतिमान
अस्पष्ट नियम है, इसके नियम साफ-साफ और सही तरीके से पता नहीं चलता है। दूसरे नंबर पे कानून जो है सरकार द्वारा नियम के रूप में परिभाषित औपचारिक स्वीकृति है, ऑफिशियल है, हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। लेकिन प्रतिमान जो है वो औपचारिक स्वीकृति नहीं होती, व्यक्ति माने ना माने उस पे कोई केस मुकदमा नहीं होगा। तीसरे नंबर पे है कानून पूरे समाज पे लागू होते हैं तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा अर्थात जेल दोनों हो सकता है। और यहाँ पे प्रतिमान की अगर हम बात करें तो विभिन्न समूहों के अलग प्रतिमान हो सकते हैं, अलग-अलग संस्कृति के लोगों का प्रतिमान अलग हो सकता है, नीति अलग हो सकता है और इसे ना मानने पर सजा का प्रावधान नहीं है, कोई जेल मुकदमा केस नहीं होता है। कानून में चौथे नंबर में बात करेंगे, ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किए जाते हैं, मतलब सभी लोगों को इसे मानने की जरूरत है। लेकिन प्रतिमान सार्वभौमिक तौर पर अलग-अलग हो सकते हैं, कोई व्यक्ति माने, कोई समाज माने, किसी का नियम अलग है, किसी के प्रतिमान अलग हैं, तो ये व्यक्ति के समूह और समाज के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 29 में हमारा अथवा का प्रश्न है जिसमें हमारा कहता है सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। तो देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन को पहले समझ लेते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन वह तरीका है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है। परिवर्तन के लिए आंतरिक या ये बाहरी दोनों हो सकता है। परिवर्तन कभी-कभी अंदर से या कभी-कभी बाहर के माध्यम से भी होता है। अगर इसके उदाहरण के रूप में आपको जानना है तो देखिए आंतरिक कारणों से कृषि या खेती के द्वारा नई पद्धति कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा नए-नए नियम कानून, नए-नए बीज, नए-नए खाद, नए-नए खेती करने के तरीके से कभी-कभी हमारा खेती करने का तरीका सक्सेसफुल हो जाता है। हम पहले से ज्यादा अनाज को उगा पाते हैं, जिससे खाद्य उपभोग की प्रकृति अथवा कृषक समुदाय की जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, आज से कुछ 100 साल पहले हमारे यहाँ ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर और बहुत बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी की मशीनें नहीं हुआ करती थी। लोग हाथों से ही अपने फसलों को काटा करते थे और उसको उपयोग में लाते थे। यही दूसरे नंबर पर इसके उदाहरण में है बाहरी हस्तक्षेप, जीत या औपनिवेशीकरण के रूप में हो सकते हैं, जिससे एक समाज की संस्कृति, आचरण और व्यवहार पर गहरे परिवर्तन हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा सांस्कृतिक परिवर्तन किन-किन कारणों से होता है। हमारे भारत देश में जब अंग्रेजों ने 200 सालों तक शासन किया तो ये औपनिवेशीकरण था ना, इसमें उन्होंने हमारे समाज की स्थिति, खान-पान, वेशभूषा, संस्कृति, बोलचाल इत्यादियों को बदला ना, तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन है जो उपनिवेशीकरण के कारण भी हो सकता है। और हमारे भारत देश में इसका एक अच्छा उदाहरण है कि 150 से 200 सालों तक जब अंग्रेजों ने शासन किया तो उन्होंने हमारी भारत की संस्कृति, समाज की स्थिति, खान-पान, भोजन, रहन-सहन, कपड़ा सब कुछ बदलने की कोशिश की और आज हम देख रहे हैं कि उनका यह कोशिश सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को पश्चिम के देशों से एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन सी जो है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे पार्ट 3 में। आज हमारा पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 और पार्ट 1 हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 3 में हम सेक्शन 3 को लघु उत्तरीय प्रश्न को लेके आएंगे जो 30 से लेके हमारा जो है 35 तक है, मतलब 5 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय में आपको बताया जाएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।